आइए एनसीईआरटी ज्योग्राफी 12वीं क्लास भारत की लोक एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानव बस्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव बस्तियां चैप्टर में या मानव बस्ती अध्याय में हमको किन किन चीजों का अध्ययन करना है, एक बार हम सिनोप्सिस या रूपरेखा देख लेते हैं। पहले प्रस्तावना, मानव बस्ती का अर्थ एवं परिभाषा, बसावट का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, बस्ती के प्रकार, आकार के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, नगरीय बस्तियों के प्रकार तथा नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। हम बारी बारी से इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मानव बस्ती का अर्थ एवं परिभाषा, बसावट का अर्थ या परिभाषा, बस्ती के प्रकार, आकार के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर बस्तियों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। नगरीय बस्ती के प्रकार, कौन कौन से नगरीय बस्तियां हैं, उन सभी नगरीय बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। नगरों में कौन कौन से कार्य होते हैं, उन कार्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु जो है एक समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव भी एक समूह में रहना पसंद करता है। तो एक ऐसे स्थान जहां पर मानव एक समूह बना करके, घर बना करके और रहना पसंद करता है या रहने लगता है, ऐसे क्षेत्र को हम बस्ती बोलते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। अर्थात बस्ती में घरों का समूह होता है। घर किसी आकार का हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। तो यह मानव बस्तियां जो है वह विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की होती हैं या विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक जो है परिक्षिप्त या विखंडित बस्तियां मिलती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में संगत बस्तियां देखने को मिलती है। उसी प्रकार से इनका जो आकार है, उनका प्रतिरूप है, इसका प्रतिरूप किस प्रकार की रचना है, रचना के आधार पर मानव बस्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए आयताकार प्रतिरूप, तो गोलाकार प्रतिरूप, तो पंखाकार प्रतिरूप, इसके बाद है सीढ़ीनुमाकार प्रतिरूप, अलग अलग प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके बाद उनमें अवस्थिति के आधार पर हो गया, किस प्रकार की अवस्थिति किस क्षेत्र में है, वह गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में है कि नगरीय क्षेत्र में है। तो बस्तियों को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आधार पर, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के आधार पर भी उसको वर्गीकृत किया जाता है। प्रस्तावना कहता है पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु निश्चित क्षेत्र में समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वे समस्त जीव जंतु एक समूह बना करके एक निश्चित क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव भी एक समूह बना करके मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति वाले स्थान पर रहना प्रारंभ किया। ठीक इसी प्रकार से जैसे जीव जंतु एक निश्चित स्थान पर समूह बनाकर रहना पसंद करने लगे या रहने लगे, ठीक उसी प्रकार से मानव भी वैसे क्षेत्र में जहां उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उन सभी स्थानों पर लोग अपना घर बना करके और समूह बना करके एकत्रित होने लगे। मानव अपने आवास बना करके जिस क्षेत्र में रहता है वह मानव बस्ती कहलाता है। मानव की बस्तियां जो है का प्रतिरूप विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जो विभिन्न प्राकृतिक तत्वों या प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होती है। या न मानव की जो बस्तियां होती है विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और यह भिन्न भिन्न कारकों से या विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है। बस्ती का अर्थ एवं परिभाषा, बस्ती होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। कहता है मानव बस्ती का अर्थ किसी प्रकार या आकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहता है, मानव बस्ती कहलाता है। मानव बस्ती से तात्पर्य किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह, किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। बस्ती से अभिप्राय मानव के उस निवास स्थान से है जिसमें एक से अधिक घर होते हैं तथा उस क्षेत्र में मानव के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, बस्ती कहलाता है। अर्थात इसको इस रूप से कह सकते हैं कि बस्ती से अभिप्राय उस निवास स्थान से है जहां पर कम से कम एक से अधिक घर होते हैं तथा उस क्षेत्र में मानव के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति होती, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, बस्ती कहलाता है। बस्ती मानव निवास का वह रूप है जिसमें लोगों को निवास स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ते और गलियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक स्थान जहां साधारणतः स्थायी या अस्थायी रूप से
मानव बसे हुए। एक ऐसा स्थान जहाँ पर अस्थायी या अस्थायी रूप से मानव बसे हुए हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं। यह अस्थायी या अस्थायी प्रकार हो सकता है। वास्तव में बस्तियां मानव के समूह होते हैं। वास्तव में जो बस्तियां होती हैं, मानव के समूह होते हैं, मानव के घरों के समूह होते हैं, जिन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में वर्गीकृत कर सकते हैं। उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके वहां होने वाले विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज और क्रियाकलाप के आधार पर, वहां पर संसाधनों की पहुंच के आधार पर, शिक्षा के आधार पर ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्ती में वर्गीकृत कर सकते हैं। बसावट का अर्थ एवं परिभाषा। बसावट का शाब्दिक अर्थ है बसना, अर्थात किसी क्षेत्र में मानवों के बसने की जो प्रक्रिया होती है उसी हम बसावट कहते हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में लोगों को अस्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए एकत्रित होने की प्रक्रिया ही बसावट कहलाती है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में, चाहे थोड़े समय के लिए हो, चाहे अधिक समय के लिए हो, चाहे अस्थायी हो, चाहे अस्थायी हो, बसने की जो प्रक्रिया है या एकत्रित होने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बसावट कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र में मानव की बसने की प्रक्रिया ही बसावट कहलाती है। बस्तियों के प्रकार। बस्तियों का वर्गीकरण उनमें होने वाले क्रियाकलाप के आधार पर, आकृति और प्रतिरूप के आधार पर तथा अवस्थिति के आधार पर किया जाता है। अर्थात बस्तियों का जो वर्गीकरण है वे उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलाप के आधार पर, उनका प्रतिरूप कैसा है, दिखने में किस प्रकार का है, उसकी आकृति किस है, आकार के आधार पर, तथा अवस्थिति, वह किस क्षेत्र में है स्थित है, वे किस क्षेत्र में स्थित है, इसके आधार पर बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात उनका वर्गीकरण का 3 आधार है। एक, क्रियाकलाप, कौन सी क्रियाएं हो रहा है, प्राथमिक क्रिया हो रहा है कि द्वितीय क्रिया हो रहा है कि तृतीय क्रिया हो रहा है, तो क्रियाकलाप के आधार पर। दूसरा का है आकृति और प्रतिरूप के आधार पर, अर्थात किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की प्रतिरूप है, इसके आधार पर भी बस्तियों को विभाजन किया जाता है। इसके बाद अवस्थिति के आधार पर, वह कहाँ स्थित है, गांव वाले क्षेत्र में है कि शहर वाले क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहरी क्षेत्र में है, तो अवस्थिति के आधार पर भी बस्तियों को वर्गीकरण किया जाता है। क्रियाकलाप के आधार पर बस्तियों के प्रकार। क्रियाकलाप या कार्यों के आधार पर बस्तियों को 2 भागों में या 2 प्रकार की होती है। पहला ग्रामीण बस्ती, दूसरा नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं? ग्रामीण बस्तियां क्या है, उनकी विशेषताएं लिखें। नगरीय बस्तियां क्या है, उनकी विशेषताएं लिखें या संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। तो चाहे हम उनकी विशेषता लिखना होगा, चाहे उस पर संक्षिप्त नोट्स लिखना होगा, या वो दोनों में अंतर लिखना होगा। तो सबसे अच्छा है कि हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ें। पहला है ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्तियां क्या है, नगरीय बस्तियां क्या है, या ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर क्या है। वह बस्तियां जो गांवों में बसती है, अर्थात गांव में मिलने वाली सभी प्रकार की बस्तियों को ग्रामीण बस्ती कहते हैं, जबकि नगरीय या शहरों में मिलने वाली जो बस्तियां हैं उन्हें हम नगरीय बस्ती कहते हैं। बस्ती का तात्पर्य है लोगों के निवास स्थान से। लोगों का निवास स्थान गांव में भी हो सकता है, लोगों का निवास स्थान शहर में हो सकता है। संगत बस्ती, गुंचित बस्ती तथा प्रकीर्ण बस्ती ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। संगत बस्तियां मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां जो है वह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में, इस प्रकार से अलग क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये ग्रामीण बस्तियां हैं। ठीक उसी प्रकार से कस्बा हो, नगर, सन्नगर, मिलियन सिटी, मेगा सिटी, महानगर इत्यादि जो हैं, ये नगरीय बस्तियां हैं। ये सभी नगरीय बस्तियों के उदाहरण है, जबकि ये ग्रामीण बस्तियों के उदाहरण है। अगला कहता है ग्रामीण बस्तियों में लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कृषि का कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और खनन इत्यादि कार्यों में लगे रहते हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जो बस्तियां होते हैं, उन बस्तियों में जो रहने वाले लोग होते हैं वे प्राथमिक क्रियाएं में संलग्न रहते हैं, जैसे कृषि का कार्य, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन इत्यादि कार्य करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्र में जो बस्तियां मिलती हैं या नगरीय बस्तियां में लोग द्वितीय क्रियाकलाप अर्थात उद्योग धंधा में संलिप्त रहते हैं या संलग्न रहते हैं। तृतीय क्रियाएं अर्थात व्यापार और सेवा वाले क्षेत्र में संलग्न रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुख सुविधाएं
जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अभाव होता है। अधिकतर गांव वाले जो बस्तियां होते हैं उसमें शिक्षा का अभाव होता है, रोजगार का अभाव होता है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विकास नहीं होने पाता है, इसीलिए तो छोड़ करके शहर की ओर पलायित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नगरीय बस्ती में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होती है। आधुनिक सुविधाएं कहने का मतलब क्या? शिक्षा अर्थात शिक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, रोजगार के अत्यधिक अवसर अर्थात सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जो है वे नगरीय बस्तियों में मौजूद होती है। अगला कहता है ग्रामीण बस्तियों का विस्तार ज्यादातर क्षैतिज होता है। अधिकतर गांव वाले क्षेत्र में देखेंगे तो गांव वाले जो बस्तियां होती है वे क्षैतिज होती है, मतलब ग्राउंड क्षैतिज होने कहने का मतलब है कि जो घर बनेगा एक लाइन में, एक सीधी रेखा में बनता है, ठीक है, और ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं यानी बहुमंजिले नहीं होते हैं। यानी कह सकता है ग्रामीण बस्तियों का विस्तार ज्यादातर क्षैतिज होता है और वह बहुमंजिला इमारत या मकान की संख्या कम देखने को मिलता है। परंतु नगरीय बस्तियों का विस्तार क्षैतिज के साथ साथ ऊर्ध्वाधर और लंबवत भी होता है, अर्थात यहाँ बहुमंजिला इमारत या मकानों की संख्या अधिक देखने को मिलता है। शहर में जाएंगे तो अधिकतर जो है वह ऊर्ध्वाधर मकान देखने को मिलेगा, मतलब शहर या नगर की बस्तियों में ऊर्ध्वाधर मकान देखने को मिलेंगे, इमारत देखने को मिलेंगे, लेकिन गांव वाले क्षेत्र में अत्यधिक क्षैतिज, इस प्रकार से क्षैतिज इमारत देखने को मिलेंगे और ये ज्यादा ऊर्ध्वाधर या ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। अगला कहता है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय बस्तियां हैं उनके होने के लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें थी। जैसे कोई भी क्षेत्र जहां कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हैं, कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हैं, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्तियों का शर्त रखा गया, अर्थात नगरीय बस्ती वे बस्ती हैं जिसमें कोई भी क्षेत्र जहां कम से कम जनसंख्या 5000 व्यक्ति निवास करते हो, कोई भी क्षेत्र जहां पर व्यक्तियों की जनसंख्या 5000 हो और 75% पुरुष गैर श्रमिक कार्यों में लगे रहते हैं और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, नगरीय बस्तियां कहलाते हैं। दूसरा क्या कहता है आकृति और प्रतिरूप के आधार पर बस्तियों के प्रकार और उसका वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के आकृति अर्थात बस्तियों का प्रतिरूप या आकार किस प्रकार के देखने को मिलता है, तो इन प्रतिरूप और आकार के आधार पर बस्तियों को 6 भाग में विभाजित किया गया है। रैखिक, तारक, गोलाकार, पंखाकार, आयताकार और सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप, सड़क के किनारे जो बस्तियां देखने को मिलती है, सड़क के किनारे या नहर के किनारे या मुख्य मार्ग के किनारे जो बस्ती देखने को मिलता है उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। तारक प्रतिरूप कहने का मतलब नदी के डेल्टाई वाले भाग में। इसके बाद गोलाकार प्रतिरूप, जैसे तालाब हो गया, कोई जलाशय हो गया, तो तालाब या जलाशय के चारों ओर जो बस्ती है या देखने को मिलती है उसको गोलाकार प्रतिरूप कहते हैं। पंखाकार प्रतिरूप कहने का मतलब है एक कोई संस्थान हो या मंदिर या मस्जिद हो, वहां से कई रास्ते निकलते हो और इन रास्तों पर के लोगों का जो निवास स्थान होता है या लोगों का जो बस्ती देखने को मिलता है उसे बोले पंखाकार प्रतिरूप। और जब दो मुख्य मार्ग एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर आयताकार प्रतिरूप, और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है। पहला कहता है रैखिक प्रतिरूप, नदी, नहर, सड़क या मुख्य मार्ग के किनारे मिलने वाले बस्तियों का जो प्रतिरूप होता है उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात रैखिक प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? नदियों के किनारे, नहर, सड़क और मुख्य मार्ग के किनारे। जैसे मान लीजिए यह सड़क है तो सड़क के दोनों ओर इधर भी बस्तियां बसती है और इधर भी बस्तियां देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के बस्तियों का जो प्रतिरूप होता है उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। अगला कहता है पंखाकार प्रतिरूप, किसी निश्चित स्थान जहां से कई रास्ते निकलते हो, इन रास्तों पर बसी हुई बस्ती का जो प्रतिरूप होता है उसे पंखाकार प्रतिरूप कहलाता है। जैसे मंदिर तथा मस्जिद या कोई संस्थान के किनारे बस्तियों का प्रतिरूप पंखाकार प्रतिरूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई निश्चित स्थान है, यहाँ से कई रास्ते निकले हो और इन रास्तों पर लोगों का जो निवास स्थान है उस लोगों के निवास स्थान को प्रतिरूप को पंखाकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला कहता है तारक प्रतिरूप, नदी के डेल्टाई भाग में मिलने वाले बस्तियों के प्रतिरूप को तारक प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदियां जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां पर डेल्टा क्षेत्र का निर्माण इस प्रकार से त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो इसके चारों ओर जो बस्तियां देखने को मिलती है इसको बोलते हैं तारक प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप, दो मुख्य मार्ग के प्रतिच्छेदित बिंदु पर विकसित बस्तियों का प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप कहलाता है। जैसे एक मुख्य मार्ग इधर से गुजरा, दूसरा मुख्य मार्ग इधर से गुजरा, तो
इनके प्रतिच्छेदित बिंदु पर इस प्रकार के बस्तियों का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है, इसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। गोलाकार प्रतिरूप किसी जलाशय, तालाब या धार्मिक केंद्र के चारों ओर मिलने वाले जो बस्तियों का प्रतिरूप होता है, उसे गोलाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप या निहारिका प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई धार्मिक केंद्र हो गया, तालाब हो गया, जलाशय हो गया और इसके चारों ओर जो बस्तियां बस्ती है या बस्ती का प्रतिरूप दिखाई देता है, इसे गोलाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। सीढ़ीनुमा बस्ती प्रतिरूप पर्वतीय क्षेत्र के ढलानों पर मिलने वाली बस्तियों का प्रतिरूप सीढ़ीनुमा बस्ती प्रतिरूप कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति अपना करके कृषि का कार्य किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर जो बस्तियां देखने को मिलेगा वो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है। अगला कार्य है अवस्थिति के आधार पर बस्तियों के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर बस्तियों के प्रकार। तो अवस्थिति के आधार पर बस्तियों के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक संघत बस्ती या गुंचित बस्ती, संघत या गुंचित, दूसरा का प्रकीर्ण और विखंडित बस्ती। पुनः इन दोनों बस्तियों के बारे में या इन दोनों बस्तियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन हम तुलनात्मक रूप से करेंगे या अंतर बताते हुए या अंतर को देखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। जैसे संघत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर, संघत बस्ती या गुंचित बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती या विखंडित बस्ती। वे ग्रामीण बस्तियां जिसमें मकान या घर एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं सघन बस्तियां संघत बस्ती कहलाते हैं। अर्थात अधिकतर गांव वाले क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, समतल वाले क्षेत्र में जहां घर समीप बनाए जाते हैं, नजदीक नजदीक बनाए जाते हैं, ऐसे बस्तियों को हम संघत बस्ती या गुंचित बस्ती कहते हैं। जबकि ग्रामीण बस्तियां जिसमें घर या लोगों का निवास स्थान एक दूसरे से दूर होता है प्रकीर्ण बस्ती कहलाता है। घर या लोगों का निवास स्थान एक दूसरे से दूर होता है प्रकीर्ण बस्ती या विखंडित बस्ती कहलाता है। अर्थात एक ऐसा बस्ती जिसके अंतर्गत लोगों का निवास स्थान या घर एक दूसरे से दूर दूर बनाए जाते हैं, इसे प्रकीर्ण बस्ती और विखंडित बस्ती कहते हैं। ऐसा बस्ती जो होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहता है संगत बस्तियां मैदानी क्षेत्र में या नदी घाटी क्षेत्र में मिलती है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां जो है वह प्रकृति पर्वतीय या मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलते हैं। इस प्रकार के बस्ती में लोग कृषि का कार्य करते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्र में है, अतः यहाँ के लोग कृषि कार्य में लग्न रहते हैं। जबकि इस प्रकार की बस्ती में लोग पशुपालन का काम करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं। जैसे अधिकतर मैदानी वाले क्षेत्र में लोग जो है वह कृषि का कार्य करते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में लोग जो होते हैं वह लकड़ी काटने का काम करते हैं या पशुपालन करने का काम करते हैं। कहता है चूंकि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार की बस्ती में खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार छोटा होता है, जनसंख्या अधिक होने के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। जबकि प्रकीर्ण बस्ती में जनसंख्या कम होता है, इसलिए खेतों का आकार ज्यादा होता है, ये बड़ा होता है। जैसे अगर हम झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे तो वहां पर जो खेतों का आकार है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पर जो बस्तियां अधिकतर देखने को मिलती है वे प्रकीर्ण और विखंडित बस्तियां, जिसमें घर जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर तक बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकीर्ण बस्तियों में की जनसंख्या कम होने के कारण खेतों का आकार बड़ा होता है। भारत में ग्रामीण बस्तियां, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाए जाते हैं। पहला गुंचित बस्ती, अर्धगुंचित बस्ती, पल्ली बस्तियां और प्रक्षिप्त बस्तियां। गुंचित बस्ती, अर्धगुंचित बस्ती, पल्ली बस्तियां और प्रक्षिप्त बस्तियां। गुंचित बस्तियां वैसे बस्तियां होते हैं जिसमें घर नजदीक नजदीक बने होते हैं, जनसंख्या अधिक होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, गुंचित बस्तियां कहते हैं। अर्धगुंचित बस्ती जो है वह प्रक्षिप्त बस्ती का सीमित होने का परिणाम है। प्रक्षिप्त बस्ती कहने का मतलब है घर काफी दूरी दूर होते हैं, लेकिन जब यह उसी क्षेत्र में या उसी बस्ती में घर जब नजदीक नजदीक बने होते हैं तो उसे हम अर्धगुंचित बस्ती कहते हैं। अर्थात यह बस्ती जो है प्रक्षिप्त विखंडित बस्ती का और विकसित रूप है। जैसे विखंडित बस्ती में घर दूर दूर बने होते हैं, जबकि प्रक्षिप्त बस्तियों में प्रक्षिप्त बस्तियां विखंडित बस्तियों में घर जो होते हैं वह दूर दूर बने होते हैं। जबकि उन्हीं बस्तियों में घर अगर नजदीक नजदीक बनने लगे तो उन्हें हम अर्धगुंचित बस्तियां कहते हैं। पल्ली बस्तियां वे बस्तियां जो बड़े गांव से कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, परंतु उसी गांव का हिस्सा होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा गांव है और उस गांव में कई छोटे छोटे टोला पाए जाते हैं, कोई छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उन्हें हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पूर्वे, टोला, पन्हा, नंगला, ढानी इत्यादि।
पल्ली बस्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। पूर्वी, टोला, पान्हा, पाढ़ा, नंगला और ढानी। अर्थात एक बड़ा गांव होता है, वह बड़ा गांव कई खंडों में बटा हुआ होता है। वह टोला में, पूर्वी में, पान्हा में, पाढ़ा में, नंगला में, ढानी में बसा हुआ होता है। इसे पल्ली बस्तियां कहते हैं। प्रक्षिप्त बस्तियां बिखरी हुई बस्तियां होती है, विखंडित बस्तियां होते हैं, इसमें घर एक दूसरे से काफी दूर दूर तक बने होते हैं। ये बस्तियां अधिकांशतः जो है वह छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में या हिमालय के घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगला कहता है नगरीय बस्तियों के प्रकार। भारत एवं विश्व में मुख्यतः 5 प्रकार की नगरीय बस्तियां मिलती है। कस्बा, नगर, सन्नगर, मिलियन सिटी, मेगा सिटी। पहला है कस्बा। नगरीय बस्ती में सबसे छोटा रूप कस्बा कहलाता है। 50,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र कस्बा कहलाता है। 50,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र कस्बा कहलाता है। कस्बा देश के आंतरिक भाग में होता है जहां पर प्राथमिक क्रियाएं होती है। अर्थात नगरीय बस्ती में भी प्राथमिक क्रियाएं होती है। तो नगरीय बस्ती में प्राथमिक क्रिया मुख्य रूप से कस्बा वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो होता है प्राथमिक क्रियाएं कस्बा वाला क्षेत्र में मिलता है। अर्थात कस्बा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कम से कम जनसंख्या 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम होना चाहिए। अगला कह रहा है नगर। वे कस्बा जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में अन्य बस्तियों को पीछे छोड़ देता है, नगर कहलाता है। यह कस्बा का बड़ा रूप। कस्बा का बड़ा रूप, कस्बा सबसे छोटी नगरीय बस्ती होता है, उससे जो बड़ा रूप होता है उसको नगर कहते हैं। कहने का मतलब है कि कई कस्बा हैं, लेकिन उनमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होने के साथ साथ कुछ कस्बा ऐसे हैं जो बाकी वाले को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं, इसे नगर कहते हैं। सन नगर एक विशाल नगरीय क्षेत्र जहां पर जो अलग अलग नगरों को आपस में मिलाने का काम करता है, सन नगर कहलाता है। या एक ऐसा नगर जो अलग अलग स्थानों को मिलाने का काम करता है। जैसे कहने का मतलब कुछ ऐसे जगह है जहां से विभिन्न क्षेत्रों के जाने के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम सन नगर कहते हैं। मिलियन सिटी 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को मिलियन सिटी कहा जाता है। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन थी। याद रखना है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मिलियन सिटी कहते हैं और विश्व का प्रथम जो नगरीय बस्ती थी वह लंदन। भारत में जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं उसे महानगर कहते हैं। विश्व में इसे मिलियन सिटी कहते हैं, जबकि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगर कहा जाता है। और भारत में कुल महानगरों की संख्या 53। 2011 के अनुसार भारत में कुल महानगरों की संख्या 46, जबकि 2021 के अनुसार कुल महानगरों की संख्या 53 है। भारत के 4 बड़े महानगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा महानगर जो है वह मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अगला कह रहा है मेगा सिटी। 50 लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा सिटी कहते हैं। जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो ऐसे क्षेत्र को या ऐसे नगर को मेगा सिटी कहते हैं। इसे विशाल नगर भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व का 48% जनसंख्या तथा भारत का 31.6% जनसंख्या जो है वह नगरों में निवास करती है। वर्तमान में विश्व का 48%, जबकि भारत का 31.6% जनसंख्या नगरीय बस्ती या नगरों में निवास करती है। सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिज ने किया। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा कि निम्नलिखित में से किसने सन नगर शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन रहेगा आपका पैट्रिक गिडिज। तो सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिज ने सन 1915 ईस्वी में किया। विश्व नगरी मेगापोलिस से बना है, इसका अर्थ होता है विशाल नगर। विश्व नगरी मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। विश्व नगरी का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गुटमैन ने किया सन 1957 ईस्वी। सबसे पहला मेगा सिटी अर्थात जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक, मेगा सिटी कहलाता है। तो विश्व का पहला मेगा सिटी न्यूयॉर्क था। तो इस प्रकार से नगरीय बस्ती के अंतर्गत पहले कस्बा, नगर, सन नगर, मिलियन सिटी और मेगा सिटी में विभाजित किया गया। कस्बा जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम। नगर कस्बा का बड़ा रूप होता है। नगर जो होता है
वह कस्बा का बड़ा रूप होता है। सन नगर कई नगरों को आपस में मिलाने वाला, कई नगर को आपस में मिलाने वाला क्षेत्र सन नगर कहलाता है। मिलियन सिटी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, मिलियन सिटी कहलाता है। भारत में इसे महानगर कहते हैं। जबकि मेगा सिटी जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, उसे मेगा सिटी कहते हैं। नगरों में कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। उन सभी क्रियाकलाप या कार्यों के आधार पर नगरों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रशासनिक नगर, राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। राष्ट्र की राजधानी, किसी देश की राजधानी जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं या प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, पेरिस और लंदन। यह सब जो है वह किसी भी देश की राजधानियां हैं जहां पर प्रशासनिक कार्यालय है, इसीलिए इसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, और पेरिस लंदन, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। अगला कह रहा है सांस्कृतिक नगर, तीर्थ स्थल, धार्मिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र के आधार पर विकसित नगरीय बस्ती सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे बस्तियां हैं या कुछ ऐसे नगर हैं जो तीर्थ स्थल के कारण या धार्मिक केंद्र के कारण या शैक्षिक केंद्र के कारण वे विकसित हुए हैं। ऐसे क्षेत्र को सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी, बनारस, हरिद्वार, मक्का, जेरूसलम, अयोध्या, इलाहाबाद इत्यादि सांस्कृतिक नगर के उदाहरण हैं। अर्थात हम इसको इस रूप से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र या कुछ ऐसे नगर हैं या कुछ ऐसे महानगर हैं जो तीर्थ स्थल के कारण, धार्मिक केंद्र के कारण या शैक्षिक केंद्र के फलस्वरूप वे विकसित हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम सांस्कृतिक नगर कहेंगे। अगला कह रहा है औद्योगिक नगर, कहता है विशाल औद्योगिक उत्पादन से संबंधित नगरीय क्षेत्र को औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उद्योग के कारण प्रचलित है, उद्योग के कारण जाने जाते हैं या विकसित हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बर्मिंघम, ओसाका, यह सब ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध या विकसित हुए हैं। जैसे पिट्सबर्ग यूएसए में है, जमशेदपुर भारत, भिलाई भारत, दुर्गापुर भारत में, बर्मिंघम लंदन में, ओसाका जापान में। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा संचालित हो रहे हैं, उसी के फलस्वरूप यह एक नगर के रूप में विकसित हुए हैं, इसलिए औद्योगिक नगर कहा जाता है। अगला कह रहा है खनन नगर, खनिजों की उत्खनन की विशेषता रखने वाले नगरीय केंद्र को खनन नगर कहते हैं। जैसे झरिया, मयूरभंज, दांतीदुर्ग, बेलाडीला, रानीगंज, डिगबोई और अंकलेश्वर, ये मुख्य रूप से खनन क्षेत्र हैं जहां पर धरातल के अंदर से खनिज निकाला जाता है। इन्हें हम खनन नगर कहते हैं।